हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। आप बहुत ही बढ़िया इस लॉकडाउन के अंतर्गत बहुत ही शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे और मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सेशन लेके आया हूँ। इसका आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको मैक्सिमम मार्क्स ज़रूर मिलेंगे यदि आपने मेरा इस सेशन को पूरा देखा है। इसलिए आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखें। तो अपन जो अभी तक मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस भी पढ़ा रखे हैं। अब हमारा जो लास्ट स्टेज पे अपन आए हैं विविध के ऊपर। बस ये हमारा लास्ट सेशन है। 2 वीडियो, कम से कम 1 या 2 वीडियो इसके लिए और बनेंगे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मैंने आपके लिए पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाया है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इनके ऊपर भी मैंने ज़्यादा आपको फोकस करवाया है। और इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और जो मैं क्वेश्चंस आपको पूछता हूँ इनके आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ताकि मेरे को भी पता लगेगा वास्तव में आप मेरे वीडियो देख रहे हैं। नहीं तो हमें क्या पता कि आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को स्किप करके आगे चले जाते हो। आप वीडियो को देखो, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। अपने दोस्तों को शेयर करें। अब अपन 10वीं का जो ये क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस सवाल को पूछा हुआ है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखो ये क्या है, 196 है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो एक एक मार्क्स के जो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ तो विविध से पुटअप होते हैं या ज्योमेट्री के जो प्रमेय है वहाँ से सवाल एग्ज़ाम के अंदर पुटअप होते हैं। अब मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का, ये घाटों नहीं है घातों है, लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक होती है, हिंदी के अंदर बहुत दिक्कत आती है। अब इसके टुकड़े मैंने कर दिए, 2 का भाग दिया 98 बार। अब मैंने 2 का भाग दिया 49 बार। अब आपको सभी को पता है 7 का भाग जाएगा, कितनी बार गया, 7 बार। अब 7 का भाग 7 में कितनी बार, 1 बार। अब आपको खुद को पता है कि 196 की, बताइए क्या 196 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। अभाज्य गुणनखंड आपको सभी को पता है, बताइए। मैं लिख रहा हूँ, ऐसे आप नोट डाउन करते जाइए। क्या लिखा हुआ है, 2 × 2 × 7 × 7 ये लिखा हुआ है। तो एग्ज़ाम के अंदर यदि सवाल आपसे पूछे 196 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 7 × 7। और यदि आपसे पूछे इनको घातों के रूप में लिखो, तो 2 के ऊपर कितनी घात आ गई, 2। और बताइए 7 के ऊपर भी कितनी घात आ गई, 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके ऊपर, घातों के रूप में आप क्या लिखेंगे, 2 के ऊपर 2 घात और 7 के ऊपर भी कितनी घात आ गई, तो। लेकिन जो एग्ज़ाम के अंदर जो सवाल पूछा था, इनकी घातों का योग क्या होगा, तो आप खुद मेरे को बता दो। घातों का योग 2 और इसके ऊपर भी 2 घात है, तो 2 और 2 घात कितनी हो गई, 4। तो आपका जो आंसर कितना आ गया, इनकी घातों का योग आपके लिए कितना आंसर हो गया, 4 हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 संख्या है, एक आपके पास m है और दूसरी संख्या आपके पास n है, ठीक है। तो m बराबर लिखा हुआ है p गुणा, बताओ q को कितनी बार लिखा हुआ है, q के ऊपर 3 घात है ना, p q की घात 3 है, इसका मतलब q कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा है। आप इसको 3 बार लिखो। अब ये n बराबर कितना लिखा हुआ है, p के ऊपर 3 घात है, 1 2, ये 3 लिखा। q के ऊपर कितनी घातें हैं, 2 घातें हैं। अब ये कह रहा है, तो इसका क्या निकालना है, तब m और n का, तब क्या कर रहा है, तब m और n का क्या निकालना है, HCF निकाला है। जबकि p और q क्या है, अभाज्य संख्या है। तो HCF ऑफ आप क्या लिखेंगे, HCF ऑफ
m कॉमा n बराबर HCF क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आए, जो दोनों के अंदर हो, वही आपका HCF होता है। तो बताइए P दोनों में है, अच्छा ये मेरा P आ गया। देखो ये Q यहाँ से मिल गया, एक मेरा यहाँ से Q मिल गया। अब यहाँ Q है, इसमें नहीं है, और भी आप देख सकते हैं कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपका उत्तर हो गया P Q के ऊपर 2 घात। बताइए कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। बताइए 95 के क्या करने हैं आपको, टुकड़े करने हैं, क्योंकि ये पूछ रहा है महत्तम समावर्तक पूछ रहा है। महत्तम समावर्तक का मतलब होता है, ऐसे पूछ रहा है, बताओ किसका भाग दूंगा मैं, 5 का भाग, क्योंकि आपको पता है विषम संख्या 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। कितनी बार गया आप सभी को पता है, कितनी बार गया, बताइए 19 बार। अब 19 का भाग इसके अंदर 1 बार। अब आप टुकड़े आराम से कर दो, इसके भी टुकड़े कर दो 152 के। अब आपको टुकड़े किसके करने हैं, 152 के। 2 का भाग, इसके अंदर आपको खुद को पता है, यदि मैं यहाँ पर भाग दिया तो कितनी बार, या आप खुद भाग दे सकते हैं कितनी बार, 76 बार। ठीक है, यहाँ 2 का भाग दिया कितनी बार, 38 बार। अब मैंने 2 का भाग दिया कितनी बार, 19 बार। अब 19 का भाग 19 में बताइए कितना आंसर बच गया पीछे, 1। तो आपको पता है यदि मैं 95 की यदि अभाज्य गुणनखंड में लिखता हूँ तो मेरा आंसर आता है 5 गुणा 19, 5 गुणा 19। अब यदि मैं 152 की अभाज्य गुणनखंड लिखता हूँ तो आंसर आता है 2 गुणा कितनी बार लिखा हुआ आप बताओ, 3 बार लिखा हुआ है, गुणा कितना, 19। ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब ये पूछ रहा है आपसे HCF क्या होगा, तो बताइए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 19। तो आपका आंसर क्या हो गया, 19 ही आपका सॉल्यूशन होगा। ये आपका आंसर एग्जाम में लिखेंगे। अतः HCF ऑफ 95, 152 इक्वल टू 19 आपका आंसर सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन के हिसाब से हो या 10th बोर्ड के हिसाब से हो, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से अच्छा हो सकता है। ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मसब इतना है, तो इसका लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। तो आपने क्या पढ़ा है, मैंने एक आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। आपके पास 4 चीज़ है, दो संख्या का गुणनफल बराबर, मैंने रिजल्ट आपको लिखवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो संख्या का, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, a गुणा b बराबर एलसीएम गुणा क्या होगा, HCF होगा। तो बताइए a और b क्या है, आपकी कोई भी संख्या है, a और b क्या है, आपकी कोई संख्या है। बताइए इन संख्या का गुणनफल कितना है, 1080। कितना है, 1080। एलसीएम आपके पास कितना है, निकालना है। HCF आपके पास कितना है, 30 है। तो आप 0 से 0 काट दिया और 3 का भाग 108 में कितनी बार, 36 बार। कितनी बार, 36 बार। तो एलसीएम ऑफ कितना आया इसका, 36। आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। आपको दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसअप इंटू क्या होता है, मसअप के बराबर होता है। a गुणा b बराबर लसअप इंटू मसअप होता है। अब आपके लिए अगला सवाल है, ये लिख रहा है 441 बटा 2 के ऊपर कितनी घात है, 2। 5 के ऊपर कितनी घात है, 7। 7 के ऊपर कितनी घात है, 2 का दशमलव प्रसार होगा। बताइए क्या शांत है, अशांत आवृत्ति है, क्या दोनों है, या परिमेय संख्या नहीं है। आप खुद ही आंसर बताओ। ये लिखा हुआ संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो आप मेरे को आंसर बताओ क्या होगा। बताओ मैंने क्या लिखा था,
आपको यदि शांत चेक करना है तो आप क्या करेंगे, आप 2 की घात या 5 की घात में देखेंगे। इसके अलावा या 2 की घात या 5 की घात या दोनों की घातें आ जाए, 2 और 5 की घात आ जाए, और इसके अलावा जो भी आपको दिखे वो क्या होगा, अशांत होगा। तो अब मेरे को बता, 2 और 5 तो मिल गया, अच्छा ये तो शांत कर रहा है, लेकिन ये शांत क्या आ गया, एक्स्ट्रा। अतः तो आप क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। और आवृत्ति लिखा है तो आप आवृत्ति लिख सकते हैं, अशांत आवृत्ति होगा। और यदि कोई भी संख्या आपके रूट में मिल जाए वगैरह, तो आपको ये पता है इसका जो प्रसार होगा अशांत अनावर्ती होता है, जो कि आपके लिए क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ये क्या कहना चाह रहा है, ये भी अभी जो एग्ज़ाम हुआ था पूरक सप्लीमेंट्री अभी 2019 के अंदर इस क्वेश्चंस को पुटअप किया है, तो आप भी इस क्वेश्चंस को देखो। देखो 43/2 की घात 2 है, और इसने लिखा है इधर 5 के ऊपर कितनी घात लिखा है, 3। दशमलव के कितने अंकों के पश्चात इसका अंत होगा, तो आपको क्या करना है, पहले ये देखो क्या ये शांत है, क्या शांत है। देखो 2 की घात में लिखा है और 5 की घात में लिखा है, तो क्या होगा, शांत होगा। क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, हाँ। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, सबसे ऊपर यही लिख के बता देता हूँ आपको, दशमलव प्रसार, यहाँ से आप इसको ऐसे लिखेंगे, का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत है। इसका दशमलव का दशमलव प्रसार शांत है। फिर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कॉपी में लिखेंगे आप, दशमलव प्रसार, यहाँ से आप हेडिंग लगा दीजिए, इसका दशमलव प्रसार। तो आप क्या लिखेंगे, 43 बटा, ये लिखा हुआ है 2 के ऊपर 2 घात और ये 5 के ऊपर आपकी 3 घात है, ऐसा लिखा हुआ है। अब बताओ, यहाँ पर आपके पास 5 के ऊपर 3 घात है और यहाँ 2 के ऊपर कितनी घात है, केवल आपके 2 घात हैं। तो आप क्या करेंगे, इनकी घातें बराबर करेंगे। तो ये लिखा मैंने 43 और फिर यहाँ 2 की घात 2 और 5 के ऊपर 3 घात है। तो यहाँ 3 घात मेरे को बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, एक घात से ऊपर नीचे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो बताइए, आप खुद ही मेरे को बता दीजिए, आप खुद मेरे को बता दीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए। अब मेरे को बता दीजिए, यहाँ पर 2 लिखना था मेरे को, क्या लिखना था, 2। एक बार दोबारा आप देख लीजिए, यहाँ तक तो वही लिखना था, थोड़ा स्पष्ट लिख देता हूँ मैं आपके लिए। देखो क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार मैं लिख रहा हूँ, 2 के ऊपर 2 घात और 5 के ऊपर कितनी घात हैं, 3। तो फिर क्या करना है, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ 3 घात बनानी है, तो 2 की घात 1 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करवा दो, सही बात है। ऊपर तो हो जाएगा आपके पास 86, कितना हो जाएगा, 86। अब 2 के ऊपर 1 और 2 के ऊपर ये 1 और ये 2 घात, 3 घातें हो गई। 5 के ऊपर कितनी घातें हो गई, 3 घात, तो ये हो जाएगा 86। 2 गुणा 5, क्या दोनों के ऊपर में घात समान ब्रैकेट बनाकर ऐसे लिख सकता हूँ, अंदर घातें लिख सकता हूँ ना, अरे दोनों की समान घातें तो ब्रैकेट में ऐसे लिख सकता हूँ। तो ऊपर मेरा हो गया 86, 2 गुणा 5, 10 के ऊपर 3 घात, इसका मतलब 10 की घात 3 का मतलब 3 संख्या के बाद आपका क्या आएगा, पॉइंट आएगा, 0 डाल के 3 संख्या बनाओ। अब ये कह रहा है दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा, बताओ दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत हो रहा है, 1 2 3। तो आप क्या लिखेंगे, अतः नीचे जाके लिखना पड़ेगा आपको, अतः दशमलव के 3 अंकों के पश्चात अंत होगा। तो आप एज इट इज लिखो, अतः दशमलव के 3 अंकों के पश्चात अंत होगा। ये भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए करवा दिया। अगला जो क्वेश्चंस क्रमांक है आपके लिए 7, सबसे न्यूनतम संख्या
क्या है जिसको अंडर रूट 27 से गुणा करवाने पर एक प्राकृत संख्या बन जाए? तो सबसे पहले मैं अंडर रूट 27 के टुकड़े कर देता हूँ। अंडर रूट 27 के टुकड़े क्या होते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3, ये इसके टुकड़े हो गए। अब ये 27 के टुकड़े हो गए, इसका मतलब ये एक जोड़ा बन गया, इसका वर्गमूल हो गया 3 और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है क्योंकि वर्गमूल निकाल रहा हूँ मैं, तो ये मैंने लिखा 3 का 3। अब ये कह रहा है ये तो मेरी एक प्राकृत संख्या है, लेकिन सपोज मैं यहाँ अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से और गुणा करवा दूँ तो ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 3। तो अतः फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? अतः अंडर रूट 3 से गुणा करवाने पर, लिखो आप जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हैं, अतः अंडर रूट 3 से गुणा करवाने पर अंडर रूट 27 एक प्राकृत संख्या बन जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? अंडर रूट 3 आपका सॉल्यूशन होगा। समझ में आया? दोबारा आपको यदि समझना है तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ लेते हैं अक्सर ऐसे सवालों को, तो आप इसके टुकड़े कर लीजिए। 3 गुणा 3 गुणा 3 मैंने कर दिए। अब ये 3 का एक आपका जोड़ा बन गया, 3 अंडर रूट 3 बन गया। बताओ ये 3 तो आपकी प्राकृत संख्या है, लेकिन यहाँ से अंडर रूट हटाना है, तो ऐसी समान संख्या अंडर रूट 3 से ही तो गुणा करेंगे यहाँ पे, तभी तो ये अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 होगा कि नहीं होगा? आंसर कितना आएगा? 9 आएगा ना आपका गुणा करने पर। तो अंडर रूट 3 से गुणा करवाने पर ये एक प्राकृत संख्या बन जाएगी। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एलसीएम और एचसीएफ बराबर हैं तो संख्या होनी चाहिए। ये एक ही कंडीशन में बराबर होती है, ये एक ही कंडीशन में एलसीएम और एचसीएफ बराबर होता है जब आपकी संख्या क्या हो? समान हो। नहीं तो आप कैसे भी कोशिश कर लो, जैसे मैंने 4 और 8 एग्जाम्पल लिया, इनका एलसीएम और एचसीएफ आप निकालो, कोई भी निकालो, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो आप यदि मैंने लिख दिया 12 और 12, सपोज मैंने क्या लिख दिया, एक लिखा 12 और दूसरा भी मैंने लिखा 12, अब आप इसका एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, आंसर हमेशा बराबर, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आएगा? 12 ही तो आएगा। टुकड़े करके देख लो, 12 और 12 में जो कॉमन आ रहा है वो 12 ही आ रहा है, और 12 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा। इसका मतलब यदि दोनों समान संख्या हो तभी ये काम हो सकता है, नहीं तो आपका एलसीएम और एचसीएफ कभी बराबर नहीं हो सकता है। समान संख्या होने पर ही आपका बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है। देखो मैंने जो क्वेश्चंस आपको बताया था उसी टाइप का क्वेश्चंस आ गया। मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो संख्या का गुणनफल बराबर लसअप इंटू मसअप के बराबर होता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। अब देखो a 18 एलसीएम 36 है, a और 18 एचसीएफ 2 है, a का मान क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया, चूंकि हम जानते हैं, ऐसे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम क्या करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि a गुणा b बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। a गुणा a तो खुद a है, दूसरी संख्या 18 है, इसका एलसीएम मेरे पास 36 है। बताइए इसका एचसीएफ कितना है? मेरे पास 2 है। 18 दूनी 36 2, a बराबर निकल के आ गया 2 गुणा 2, यानी आपका जो आंसर फाइनली निकल के आ गया 4। ऑप्शन नंबर क्रमांक आपका 4 आपका आंसर सही होगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब जो अगला क्वेश्चन है, कोई 10वीं बोर्ड के हिसाब से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, तो भी मैं क्वेश्चंस विविध के अंदर दे रखे हैं। सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपके कैसा भी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से आ जाए, कभी आपका क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकता है। यदि n एक प्राकृत संख्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या का मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट हो रही है, तो ये कह रहा है 6 की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई का अंक है। इसमें इकाई का अंक क्या है?
जब ये आपकी एक प्राकृत संख्या बन जाए। यदि n एक आपकी प्राकृत संख्या है, n आपकी प्राकृत संख्या लिखना ही है, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा? तो आप यदि n बराबर आप कुछ भी पुट करते हैं, लेकिन n का मान 0 आप पुट नहीं कर सकते एक प्राकृत संख्या, तो मैंने सबसे पहले n बराबर 1 रखने पर तो 6 के ऊपर मैंने कितना रखा? 1। 5 के ऊपर मैंने कितना रखा? 1। तो बताइए 6 में से आपके 5 गए, आपका उत्तर कितना निकल के आ गया? 1। और भी मैं आपको ट्राई करके बता देता हूँ, और भी एग्जांपल। जैसे मैंने n बराबर 2 रखा, तो इकाई का अंक क्या होगा? तो मैंने क्या कर दिया, 6 के ऊपर कितनी घात है? n है ना, और 5 के ऊपर भी कितनी घात है? n है। तो बताओ 6 के ऊपर मैंने n की जगह मैंने कितना पुटअप कर रहा हूँ? 2 पुटअप कर रहा हूँ। तो मैं n की जगह 2 पुटअप कर रहा हूँ। 6 के ऊपर मैं 2 घात रख रहा हूँ, और 5 के ऊपर भी मैं 2 घात रख रहा हूँ। तो 6 की घात 2 यानी 36, और 5 के ऊपर 2 घात ये। यदि मैं इसमें से इसको घटाता हूँ, तो ये कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा? तो बताओ इकाई का अंक 1 ही आ रहा है। इकाई का अंक 1 ही आ रहा है, तो आप चाहे n का मान कुछ भी रखो, आपके इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। ये आपको समझ में आया होगा। तो कल हमारा लास्ट इसका, कल या परसों तक इसको कंप्लीट करेंगे, और संडे को हमारा टेस्ट रहेगा। बाकी हमारे को संडे को कोई क्लास होती नहीं है, तो प्रत्येक संडे को अपन देखेंगे, इसका एक टेस्ट ले। जितना भी मैंने पढ़ाया है इसका 6 दिन में जो भी हम पढ़ते हैं, इसका हर संडे को टेस्ट हम अपन रखेंगे। और 10 और 11 बजे के बीच में मैं आपके लिए टेस्ट लेके आऊँगा। इसलिए आप अपने दोस्तों को बोलते रहे कि सर बहुत ही बढ़िया अपने लिए कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को बोलो कि इस चैनल आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। नहीं तो हमें क्या पता कि आप ये सब्सक्राइब कर रहे हैं, नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। इसलिए आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। आपको पता है, आपको ये तो पता होगा एक वीडियो बनाने में कितना टाइम वेस्ट होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये वीडियो होता है। तो हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप इतना तो कर सकते हैं ना आराम से। ठीक है, बस आज का यही वीडियो कल अपन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।